गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू? कैसे हो सब? आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और चीज़ों को जो हम पढ़ा रहे होंगे वो सब समझ रहे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर था, जीएस हमने शुरू किया था। प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा दिया था आपको पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से स्टार्ट हुआ था। पुरातत्व में हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। 3 लेक्चर हो चुका है। पाषाण युग, पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग वगैरह वगैरह परिचय कर दिया था। तो हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल का डिवीज़न हमको करना था। इसके पहले भी हम बता चुके थे, लेकिन वो ब्रीफली था। आज यहाँ पर उसी टॉपिक को विस्तार पूर्वक हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आंसर भी आते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो जैसे यहाँ पर लिखा है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब आप पहले जान चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जहाँ की लिपि और अध्ययन सामग्री का कोई भी अभी तक अध्ययन नहीं कर पाया, मतलब वहाँ पर जो कुछ भी मिला था अभी तक उसका अध्ययन संभव नहीं हो चुका है। इसीलिए उसको प्री हिस्ट्री, आद्य हिस्ट्री, प्राक इतिहास वगैरह वगैरह नाम से जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का डिवीज़न ये था, डिवीज़न, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्रश्न यह है कि प्रागैतिहासिक काल डिवीजन करने की आवश्यकता क्या थी, ज़रूरत क्या थी, आखिर क्यों किया गया? तो इसका आपका सीधा सा मतलब है कि संस्कृतियों का जो विकास क्रम होता है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता है। कोई भी संस्कृति होती है वो अपने विकास क्रम में एकदम चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुँचने के लिए बहुत ही लंबा समय लेती है। तो जब लंबे समय में संस्कृति एक व्यक्ति के अंदर आत्मसात होती है, तो इस हिसाब से संस्कृतियाँ जब, जैसे पूरा पाषाण युग हुआ, अब पूरा पाषाण युग के बाद मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो संस्कृति थी, शुरुआती अवस्था था, संस्कृति थी वो दूसरी थी। संस्कृतियों का विकास धीरे धीरे होता गया। 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। अब 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक जो भी संस्कृतियाँ आई वो पूरा पाषाण के अंतर्गत रखी गई। अब इसके बाद जो है फिर वहाँ का जलवायु चेंज हुआ। जलवायु जो है लंबे समय तक रहता है, लंबे समय में चेंज होता है। आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी होंगे। तो जब जलवायु चेंज हुआ और पर चेंज हुआ, क्योंकि पूरा पाषाण काल में पत्थर के हथियार दूसरे थे और मध्य पाषाण काल में पत्थर के हथियार दूसरे थे। तो इस हिसाब से 2 कॉन्सेप्ट के आधार पर, एक उपकरण के आधार पर और दूसरा जलवायु के आधार पर इनके विभाजन का आधार बना। हमने याद करो पहले लेक्चर में आपको बताया था कि विभाजन का आधार क्या है। तो विभाजन का आधार यही है, उपकरण और जलवायु का आधार। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। फिर मध्य पाषाण काल आया 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। फिर नव पाषाण काल आया 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। फिर पूरा पाषाण काल को बांटा गया। आखिर ये बांटा क्यों जा रहा है? हर एक संस्कृति को बांटने का कारण क्या है? कारण एक ही है, संस्कृतियों के विकास क्रम में बदलाव, उपकरण में आने वाले परिवर्तन और उपकरण बनाने में परिवर्तन, रहन सहन में बदलाव, इंसानों का विकास होता गया, संस्कृतियाँ बदलती गईं, सभ्यता बदलती गई और जो उनके क्रियाकलाप थे वो सब बदलते गए। तो इस आधार पे सब संस्कृतियों का ये जो काल था उसको डिवाइड किया गया। अब जैसे पूरा पाषाण काल है ये 25 लाख से 9 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल है ये 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण का 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो जो यहाँ पर लिखा गया है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, वो यहाँ पर है उच्च पूरा पाषाण काल में 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो ये यहाँ पे आके समाप्त हुआ। अब ये तो डिवीजन हो गया। ये प्रीलिम्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में छोटे मोटे। जैसे अब पूरा पाषाणकालीन जीवन है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ये जान लीजिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी अगर आप प्रश्न लिख रहे हों, कोई भी स्रोत लिख रहे हों, कोई भी मेंस का आंसर लिख रहे हों किसी भी सब्जेक्ट का, तो विशेषकर इतिहास का, हिस्ट्री का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये होता है कि जो आप लिखते हो ना उसका स्रोत क्या है। ठीक है, जैसे हम कहें कि मौर्य युगीन संस्कृतियों का विश्लेषण कीजिए, तो आपको मौर्य युगीन संस्कृति खूब अच्छे से पता है, प्रशासन पता है, केंद्रीय शासन था, आप खूब लिख करके आए, लेकिन आपने एक भी सोर्स नहीं डाला, तो आपको एग्जामिनर 0 नंबर देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप जो लिख रहे हो उसका प्रूफ क्या है। सबसे बड़ी चीज़ प्रूफ होती है, एग्जामिनर प्रूफ मांगता है। तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर डालना पड़ेगा कि मौर्य युगीन जो संस्कृति थी उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज की इंडिका से, अशोक के अभिलेखों से, मौर्य युगीन सिक्कों से। तो विभिन्न प्रकार के जो ये सोर्स कहे जाते हैं,
ये झूठ नहीं है। अगर आप इनको डाल दोगे एग्जामिनर में, तो आप अगर 2-4 लाइन कम भी लिखे हो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़के ने सही लिखा है, आपको वेल प्रूफ नंबर वो दे देता है। फिर इसके बाद आता है जैसे गुप्त युगीन संस्कृति का उल्लेख आपको करना है, तो गुप्त युगीन अभिलेख है, गुप्तकालीन मुद्राएं हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त इत्यादि की। फिर इसके बाद आता है हर्ष युगीन जैसे संस्कृत है तो बाणभट्ट का हर्षचरितकुट है। अब जैसे मध्यकालीन भारत में आ गया कि मोहम्मद बिन गोरी और मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको, तो वहाँ पर किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। वहाँ पर अमीर खुसरो हैं इत्यादि जो भी राइटर हैं वहाँ पर वो सब लिखे गए हैं। तो इस हिसाब से आप जो है एनालिटिकल करते हो, कोई सोर्स डालते हो। जब तक आप सोर्स नहीं डालते हो आपका आंसर रॉन्ग मान लिया जाएगा, उसको आप हवाई मानेंगे। जहाँ 10 नंबर आपको मिल रहा है वहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि कोई भी आंसर आप लिखें उसमें सोर्स को ज़रूर इंक्लूड करें। अब जैसे यही है कि पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की आपको व्याख्या करनी है या एनालिसिस करना है, तो आप वहाँ पर सोर्स डालेंगे। सोर्स क्या डालेंगे कि पुरातात्विक खुदाई में हमको जो भी सामग्रियाँ अभी तक मिली हुई हैं, एक सोर्स आपका ये हो गया। और दूसरा सोर्स क्या हो, क्योंकि इसकी लिपि का अध्ययन तो अभी तक संभव नहीं हो चुका है, इसलिए सबसे प्रबल सोर्स क्या है, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई में क्या निकला है, उपकरण किससे बने हुए हैं, पाषाण के। तो ये आपका सोर्स हो गया। इस तरीके से आप चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, उसको लिखेंगे। अब जैसे पूरा पाषाणकालीन जीवन पे आ रहे हैं। अब पूरा पाषाणकालीन जीवन का जो हमको सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, वो हमको ये जो है, ये पूरा पाषाणकालीन जीवन जो है ना, ये चित्रकारी से मिलता है। चित्रकारी, ठीक है, ये हमको चित्रकारी से मिलता है। चित्रकारी कहाँ पे की गई है, जो पत्थर थे जो अभी उसी पे आ रहे हैं। तो आप इतना जान लीजिए कि पूरा पाषाणकालीन जीवन संस्कृति क्या थी। जैसे अब आइए, पूरा पाषाणकालीन जीवन क्या है, कैसे वहाँ के मानव रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसी संस्कृति थी, क्या नहीं, वो हम देखते हैं। वहाँ के मानव, पहली चीज़, पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आप ये जान लीजिए, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। शिकार 2 तरीके से किया जाता है। एक शिकार ये होता है कि जैसे जंगली जानवरों से हमको सुरक्षा प्राप्त हो, तो उसके लिए हम हथियार बनाएंगे, क्योंकि तब के युग में आज से 25 लाख साल पहले धरती पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय जानवर रहते थे। तो वो जानवर जब हम पर अटैक करते थे, यानी हमारे पूर्वजों पर, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के हथियार, हड्डी के हथियार, लकड़ी के हथियार इत्यादि बनाते थे। तो इस हिसाब से ये हथियार का वर्णन आ गया। तो एक तो इस तरीके से वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके दोनों काम हो जाते थे। एक तो जंगली जानवरों से सुरक्षा मिल जाती थी, और दूसरा जो है उनको भोजन मिल जाता था। जानवरों के रूप में उनको कच्चा मांस मिल जाता था, उनकी हड्डी जो है हथियार के रूप में काम आ जाती थी, उनके खाल जो है वस्त्र के रूप में काम आ जाते थे, सामान ढोने के काम में आ जाते थे। तो इस हिसाब से आखेटक से इनको बहुत लाभ था। ये खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या हुआ, इनका जो निवास, ये खाद्य संग्राहक मतलब जंगलों से पेड़, फल फूल, कंदमूल इत्यादि प्रकार के बहुत सारे प्रजाति के थे। अब तो वो नष्ट हो चुके हैं। तो वहाँ से ये गैदरिंग करते थे, ये खाते थे उस पे। इनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, घूमना, टहलना, खाना पीना, अपनी सुरक्षा करना, बस। इससे ज़्यादा इनका कोई एम नहीं था। अब जैसे खाद्य संग्राहक में ये पशुओं का शिकार करते थे। नदी के किनारे जाते थे तो इनको मछली मिलती थी, तो मछली नदी में, झील में इत्यादि जो भी पानी का सोर्स रहता था, तालाब वगैरह में, तो ये वहाँ से नदी में मछली पाते थे। मीठे जल की मछली रहती थी, खारे पानी की होगी लेकिन उसका कोई वो उल्लेख नहीं मिला है। मछली तो मछली खाते थे, चाहे जैसे खाएं। अब निवास स्थान में ये पर्वत, गुफा, कंदरा, नदियों के कगार, इनका जो निवास स्थान था वो पर्वतों की गुफाओं में रहते थे। वे ऐसे स्थानों को चूज करते थे जहाँ पर इनको सुरक्षा की भावना हो, सुरक्षा मिल सके। पर्वत पर उतने ऊपर जानवर जो भी थे चढ़ नहीं पाते थे, जो नीचे के जीव जंतु रहते थे। ये पर्वत जो जानवर रहते थे उसको गुफा बनाते थे, उसमें ये घुस जाते थे, जानवरों को मार कर खा जाते थे, उसमें रहते थे। पर्वत में कंदरा भी होती है। कंदरा मतलब गुफा का एक छोटा सा आकार, जैसे 2 पर्वत है उसमें कोई छोटा सा हिस्सा हो, ठीक है, कंदरा हो गया। नदियों के कगार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों में अगर मीठे पानी की नदी है, मीठे पानी की नदी का मतलब कि नदी का प्रवाह लगातार जारी है, नदी का पानी रुका हुआ नहीं है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अर्थात अगर किसी भी जलाशय का
जो पानी का सोर्स है अगर वो रुका हुआ है, कंटिन्यू नहीं बह रहा है, तो उसमें लवणता की मात्रा अत्यधिक हो जाती है और वहाँ का पानी खारा हो जाता है। और मीठा पानी तब होता है जब नदियों का पानी हर समय प्रवाह हो। जैसे कोई नदी है, समुद्र में मिल गया, वर्षा है, समुद्र नदी में आ गया, नदी का पानी समुद्र में मिल गया, तो ये क्रम जो है वो चलता रहता है। तो इस हिसाब से नदियों का पानी जो है वो प्रवाहमयी होता है, तो मीठा होता है। तो वहाँ पर जो भी मछली होती है वो मीठे पानी की होती है, उसको खाने में ठीक लगता है इन लोगों को। तो जो मीठे पानी की मछली हैं वो आज भी बहुत चाव से खाई जाती हैं। तो इस हिसाब से इनका सोर्स मिल जाता था मछली का। और दूसरा इनका सोर्स क्या था मछली के सिवाय? जैसे नदियाँ अपने साथ प्रवाहित करके बहुत सारे संसाधनों को लाती हैं। बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे, तो जहाँ नदी का ढलान होता है वहाँ नदियों का पानी क्या होता है, मंद गति से प्रवाहित होता है। तो जब मंद गति से प्रवाहित होगा तो चूँकि वहाँ पर जब नदी मंद गति से प्रवाहित होने लगे तो समझ लो कि वहाँ पर संसाधनों की मात्रा अन्य की अपेक्षा अधिक है, तो ये आप वहाँ पर जा सकते हो। तो संसाधन में इनको उस समय ज़रूरत क्या थी? पत्थर की। पत्थर ये नदी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढो के लाती थी। पत्थरों के साथ अन्य भी संसाधन थे और नदियाँ अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी। तो नदियों के किनारे जो भी स्थल रहता था, आज भी आप ज्योग्राफी के पहले ही चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे जलवायु में, बांगर और खादर मिट्टी पढ़े होंगे जब जलवायु मिट्टी का चैप्टर पढ़ते होंगे। तो जब आज से 25 लाख पहले तो नदी का पानी और भी साफ़ और भी क्लीन होता था। तो जब ये आते थे तो नदी के किनारे उर्वरा मिट्टी में पेड़ पौधे, कंदमूल, वनस्पति, साग, सब्जी इत्यादि उग जाते थे, खुद ही उग जाते थे। तो चूँकि उस समय कोई साइंस नहीं था, मानव इतना विकसित भी नहीं था, तो इनको जो मिलता था खा जाते थे। इनसे केवल खाने से मतलब होता था। इसीलिए नदियों के कगार पर, हम 3 दिन से बता रहे हैं, नदियों के कगार पर जो है संस्कृतियाँ फली फूली। नदी घाटी में इसीलिए संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं क्योंकि संसाधनों की मात्रा वहाँ पर अधिकतम होती है। जैसे गंगा नदी घाटी क्षेत्र, इस समय आप प्रयागराज में जाएंगे, इस समय तो बाढ़ आई हुई है, प्रयागराज में जाएंगे तो जो गंगा नदी की घाटी है वहाँ पर पूरे शहर की सब्जी का उत्पादन होता है। कभी आप जाकर देखिए, कभी आपको टाइम मिले तो कुछ प्राकृतिक चीज़ अपने जीवन में करिए। प्राकृतिक चीज़ का मतलब कि वहाँ पर जाइए, कहीं नदी का किनारा हो, उसको कुछ मिनट फील करिए, वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ थिंकिंग करिए कि कैसे सभ्यता डेवलप हुई, कैसे संस्कृति डेवलप हुई। तो उससे क्या है, दिमाग को और अतिरिक्त एनर्जी मिलती है। पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों को देखने में, और देखने से ज़्यादा सुनने में, और सुनने से ज़्यादा समझने में अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। तो ये जो है वहाँ पर इसीलिए रहते थे। पाषाण निर्मित औजार, पाषाण निर्मित औजार अभी हमने बताया कि इनको पाषाण की आवश्यकता क्यों थी। इस युग की पाषाण निर्मित औजार इस युग की क्रांतिकारी घटना थी। पाषाण जो बनते थे क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, चेल्सीडनी, लेटेराइट, ये उस युग के पत्थरों के नाम हैं। ठीक है, उस युग के पत्थर इसलिए थे क्योंकि ये जब हथियार बनाते थे तो इनको नहीं पता था कि ये कौन से पत्थर हैं, ये खुद ही पत्थर बनाते थे। आज उसका अध्ययन रेडियो कार्बन विधि से हमको पता चलता है कि ये किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो इन चारों प्रकार के पत्थरों से ये पाषाण निर्मित औजार बनाते थे। उत्तर भारत में फ्लेक प्रधान सोहन प्रणाली थी और दक्षिण भारत में कुठार प्रधान प्रणाली थी। फ्लेक प्रधान मतलब पत्थर के ही फ्लेक बनाए जाते थे और दक्षिण में हैंड एक्स संस्कृति थी। इनका रहन सहन और सामाजिक व्यक्ति हमने अभी बताया कि आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्रों से होती थी। इस पर हम थोड़ा आपको प्रकाश डालेंगे कि आदिमानव चित्र क्यों बनाते थे। 2 रीजन हैं उसके आदिमानव के चित्र बनाने के। ऐसा नहीं था कि आज की तरह चित्र बनाना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र था या मनोरंजन था, नहीं। तब चित्र इसलिए बनाए जाते थे कि जैसे जंगलों की कोई कमी नहीं रहती थी, पृथ्वी पूरी हरी भरी रहती थी। अब जो जानवर, मान लो कि ये कोई जानवर है, ठीक है, ये कोई जानवर है और यहाँ पर कोई आदिमानव है। अब ये जानवर विशालकाय है, अब ये इसको खाने आ रहा है, तो ये इसको मार के खा जाएगा। तो ये क्या किए, ये आदिमानव के अंदर ये चीज़ डेवलप है कि अगर हम समूह में रहेंगे तो हमको ये नहीं मार पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये समूह का विकास हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, आप लोग इसको देखिएगा। इसलिए ये समूह में विकास हुआ। समूह में विकास क्यों किए? जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। अब समूह में विकास करने के बाद इनको जब डर लगने लगा तो ये एक पत्थर उठाते थे बड़ा सा, उस पर ऐसे पाई खींच देते थे या जंगली जानवरों का चित्र बना देते थे। तो उस पत्थर को देख करके लगता था कि इनको इन जानवरों से खतरा है। तो ये चित्र 2 तरीके के बनाते थे, एक खतरे वाले जीव का, एक जो खतरा इनसे नहीं रहता था, जिनका ये उपयोग करते थे उससे। तो चित्रों को देख करके और भी जो समूह में
आदि मानव रहते थे वो समझ जाते थे कि इस जानवर से, जैसे चित्र ये किसका बनाते थे, जैसे बाघ है, हाथी है, गैंडा है, इनको जिस जिस से खतरा रहता था, बाघ, अब बाघ तो खुद कोई मार के खाएगा नहीं, बाघ खुद ही इंसान को खा जाएगा। अब बाघ का चित्र बना दिए, समूह के लोग जान गए कि ये बाघ है, और इस हिसाब से बनाते थे कि ताकि लगे कि इंसान भय की स्थिति में है। तो ये इस कारण से इनको बाघ का चित्र बनाना पड़ता था। तो इस तरह से इनकी चित्रकला का विकास हुआ। अब हाथी के भी ऐसे चित्र बनाते थे। अब जिसका ये शिकार करते थे, समूह में ही शिकार करते थे। तो जो समूह की भावना थी, समूह की भावना का उदय पूरा पाषाण काल से ही हुआ था। ये आप मेंस में बहुत अच्छे से लिखेंगे। समूह की भावना का विकास पूरा पाषाण काल से। ये जैसे समूह है, अब यहाँ पर कोई जानवर आया, अब ये समूह एक यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब सब लोग इसको मिल करके इस भैंसे को मार डाले। अब भैंसा ख़त्म हो गया, उसको मार करके खा लिए कच्चा मांस, हड्डी प्रयोग कर लिए और खाल निकाल लिए, उसका भी यूज कर लिए। तो ये समूह एक एक चित्र हो गया इनको जंगली जानवरों से बचाव का, और एक चित्र हो गया शिकार करने का। तो ये इसको पत्थर पे उकेर देते थे। तो ये समझ जाते थे कि इस जानवर से हमको सुरक्षा नहीं मिली है, इस जानवर से हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम वो करते हैं, उसका चित्र बनाते हैं। और दूसरा क्या बनाते थे कि जिससे हम जिस जानवर का हम शिकार कर सकें उसका बना देते थे। इस हिसाब से ये भैंसे, सूअर, गैंडा, बाघ, हाथी इत्यादि के चित्र बनाते थे। और चित्र में दूसरी चीज़, हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड में करिएगा, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, फिर से पूछेगा कि चित्र में हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग करते थे। चूँकि हरा उस समय प्राकृतिक रूप से उपलब्ध था सब जगह, तो उसमें कुछ मिला वगैरह करके ये अपना हरे एवं लाल रंग का प्रयोग कर देते थे। अब यही चित्र जब आप मध्य पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल या नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो बदल जाएगा, क्योंकि संस्कृतियों का विकास उत्तरोत्तर क्रम में होता रहता है। अब इसके बाद ये हो गया। अब सर्वाधिक जो प्राचीन चित्रकारी थी वो भीमबेटका की गुफा में मिली है, जो एमपी में है। 243 प्रागैतिहासिक शैलाश्रय वहाँ पर मिले हुए। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करिएगा कि भीमबेटका की गुफा में पूर्व पाषाण कालीन चित्र मिले हुए हैं, और वहाँ पर कुल 243 प्राकृतिक शैलाश्रय हैं, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय हैं। दूसरा, इनको जो समूह में निवास स्थान था, समूह में ये निवास करते थे। अभी हमने बनाया कि इनको समूह में रहना कैसे आया। अभी हमने एनालिसिस किया कि सुरक्षा की भावना से, शिकार करने की भावना से इनमें सुरक्षा समूह का विकास हुआ, समूह की भावना का विकास हुआ। तो और दूसरा, पेड़ इनका जो निर्भरता था वो किस पे निर्भर थे, ये पशु और पेड़ पौधे पर, उन्हीं से ये अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। अब इसमें पूरा पाषाणकालीन जीवन में आपने देखा कि इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन पूरा पाषाणकालीन जीवन में क्या नहीं था, देखते हैं। कृषि का ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था? हमने बताया कि एक खानाबदोश जीवन था। खानाबदोश का मतलब घुमंतु जीवन था, घूमना टहलना, खाना पीना, मस्त रहना, क्या लाइफ है, ठीक है। तो कृषि का इनको ज्ञान नहीं था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी जब सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती थी। पशुपालन की शुरुआत, जब कृषि का ज्ञान नहीं है तो पशुपालन की कोई बातें नहीं है। तब की युग में 25 लाख साल पहले कोई भी ऐसी बात नहीं थी, धीरे धीरे होता था। वास्तुकला और मृत भंड कला का विकास, कला का विकास तब होता है जब साम्राज्य बहुत आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और सारी शासन प्रणाली व्यवस्थित ढंग से हो। तब के समय में साम्राज्य कोई था ही नहीं, तो वास्तुकला और मृत भांड कला का विकास होता क्यों, ठीक है। अग्नि के प्रयोग से परिचित, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पूर्व पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उसके प्रयोग से ये लोग परिचित नहीं थे। प्रयोग का परिचित मतलब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का आविष्कार हमारे जन्म से पहले हो चुका होगा, लेकिन तब इसका महत्व हमारे लिए नहीं था। इसका महत्व आज हमारे लिए आया है क्योंकि हम इसके प्रयोग से परिचित हैं, हम ये जानते हैं कि हम इसे बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लोग आग का आविष्कार कर लिए थे, लेकिन आग के प्रयोग से ये परिचित नहीं थे। तो इस हिसाब से इनकी रहन सहन, सामाजिक जीवन इत्यादि की व्याख्या यहाँ पे हुई। इनके जो प्राकृतिक रूप से चित्र बनाते थे, जो पत्थरों पे इनके चित्र बनते थे, उससे इनमें सामाजिक भावना का भी उदय होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक रूप से ये पुरुष और नारी को बनाते थे। पुरुष और नारी में इनके चित्रों को देख करके बहुत ही सरलतापूर्वक व्याख्या किया जा सकता है कि ये पुरुष है, ये नारी है। तो इस हिसाब से आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ये सारे पॉइंट का उल्लेख वहाँ पर होगा। अब हम आते हैं
पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पर हमने आपको बताया था शुरू में ही, उपकरण काफ़ी दिन से कह रहे थे। जो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति थी वो दो तरीके की थी। एक थी चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरी थी हैंड एक्स संस्कृति। अभी हमने आपको बताया कि उत्तर भारत में फ्लेक सोहन प्रणाली थी। ये फ्लेक सोहन प्रणाली होती क्या है, अब हम आपको यहाँ पे बताने चल रहे हैं। जैसे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण में चापर चापिंग पेबुल क्या होता है, पत्थर के वे टुकड़े जो नदी की बहाव में तैरते रहते हैं और रगड़ खा करके चिकने एवं सपाट हो जाते हैं, गोल मटोल आकार के हो जाते हैं, वे पेबुल कहलाते हैं। इनको वाटिकास्म भी कहते हैं। जैसे ये पत्थर का कोई टुकड़ा है और ये नदी है। अब ये लगातार जब प्रवाहित होगा तो ये पत्थर का जो ये तल है भीतरी भाग और ये नदी, इसमें घर्षण बल होगा, ठीक है। ये घर्षण बल इसको छील देगा तो ये पत्थर ऐसे धीरे धीरे 1000, 10,000, लाख सालों में छिल करके गोले बन जाएंगे, तो ये पेबुल कहलाते हैं। और चापर चापिंग क्या होता है, चापर का मतलब होता है एक तरफा धार, ठीक है। ये एक तरफा धार है, इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है, इसको पेबुल से बनाया जाता था। और चापिंग का मतलब दो तरफा धार होती है। दो तरफा धार आप उसको छील सकते हो, काट सकते हो, इत्यादि कर सकते हो। तो ये हमको मिली कहाँ, चापर चापिंग संस्कृति पाकिस्तान की सोहन नदी प्रणाली में। और इसी संस्कृति से ये आया फ्लेक। जो फ्लेक नाम है ये चापर चापिंग और इसके अलावा अन्य जो पत्थर थे उससे ये बनाते थे इस तरीके का हथियार, इस तरीके का उपकरण। तो इस हिसाब से जो उत्तर भारत था वहाँ पर ये था। और आज जो हम पाकिस्तान बता रहे हैं, पाकिस्तान की सोहन नदी प्रणाली, वो उस समय भारत में ही थी। आज उस समय तो कोई वो था नहीं, वो वहाँ भारत में ही मिली हुई थी। तो जब अनुसंधान हुआ तो ये संस्कृति वहाँ पे मिली। और दूसरी संस्कृति का नाम है हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है। पहली संस्कृति थी चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, दूसरी संस्कृति थी हैंड एक्स संस्कृति। यह कहाँ मिली, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत में मिली। यहाँ कुठार प्रधान प्रणाली हमने लिखा है, मतलब हैंड एक्स प्रणाली। वहाँ पर जो हथियार थे वो क्लीवर अथवा विदारणी, इनमें दोहरी धार होती थी, ठीक है। दोहरी धार का मतलब वहाँ पर पेड़ों को ये काट सकते थे, छील सकते थे। दूसरा हथियार था स्क्रैपर या खुरचनी। स्क्रैपर खुरचनी इसमें जो है एक पत्थर होता है या एक ब्लड होता था। इसका किनारा धारदार होता था। इसका उपयोग पेड़ की खाल छीलने के लिए आता था और जानवरों का चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। तो इस हिसाब से ये जो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रहते थे। तो अब हम आपने उपकरण देखा, सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति देखी, संस्कृति देखा। आज आपका एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो आएंगे वो है पूर्व पाषाणकालीन भारतीय क्षेत्र। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीएस का 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा। तो ये जो है आप लोगों ने इतना पूरा देखा है, इसका एनालिसिस हुआ। अब आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो प्रीलिम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सारे चीज़। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्षेत्र बताएंगे और एक लेक्चर हम आपको पूर्व पाषाणकालीन उपकरण और सारे जो लौह युगीन तक के उपकरण हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन पे ले लेंगे, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आपसे जितना हो सकेगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों के पास भी सूचनाएं पहुँचे। थैंक्स बच्चों।